कनकपुर गांव में गुल्लू नाम का एक बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता की उसके बचपन में ही डेथ हो गई थी, मगर माँ ने उसे आज तक यही कह रखा था कि उसके पिता शहर में नौकरी करते हैं, जब भी छुट्टी मिलेगी आ जाएंगे। धीरे धीरे गुल्लू 13 साल का हो चुका था, मगर आज तक उसके पिता नहीं आए थे। इस बात से वो काफी परेशान रहता था और तब तो वो और भी परेशान हो जाता जब स्कूल में सबके पापा आते और उसके ही पापा नहीं आते। ऐसे में एक रात उनके गांव में एक भटकता हुआ भूत आ जाता है। पिछले गांव के लोगों को बहुत डराया, अब इस गांव के लोगों को डराता हूँ। इस घर में काफी सन्नाटा है। चलो इसी घर के लोगों को डराने से इस गांव की बोनी करता हूँ। माँ, कल स्कूल में सबके पापा को बुलाया है और मेरे पापा को भी बुलाया है, पर तेरे पापा तो शहर में नौकरी करते हैं, कैसे आएंगे? कई बच्चों के पापा शहर में नौकरी करते हैं, फिर भी वो टीचर के बुलाने पर स्कूल में आते हैं, फिर मेरे पापा क्यों नहीं आते? अब तुझसे कैसे कहूँ बेटा, तेरे पापा कभी नहीं आ सकते, उन्हें तो मरे हुए 9 साल हो गए। मेरे दोस्त लोग मेरे पापा को ना देख के हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं, कल भी उड़ाएंगे तो मुझे रोना आ जाएगा। रो मत बेटा, इस बार नहीं पर अगली बार तेरे पापा जरूर आ जाएंगे। ओह, कितने दुखी हैं दोनों। बच्चे को पता ही नहीं इसके पापा 9 साल पहले ही मर गए थे, वो भी मेरी तरह भूत बनकर भटके होंगे। क्या करूं? इसका दुख दूर करने के लिए क्या करूं? कल मैं ही इसका पापा बनकर इसके स्कूल चला जाता हूं। और दूसरे दिन दुखी मन से गुल्लू अपने स्कूल पहुंचता है। तैसे ही उसे स्कूल के कंपाउंड में भूत एकदम इंसानों की तरह मिलता है। गुल्लू बेटा। पापा? हाँ, तुम्हारी माँ ने रात को मुझे फोन किया था, अर्जेंट मुझे तुम्हारे स्कूल में आना पड़ा। सच पापा? आप मेरे टीचर से मिलेंगे? और गुल्लू जैसे ही क्लासरूम में पहुंचता है, एक मोटा सा लड़का उसका मजाक उड़ाता है। लो, आ गया बिना बाप का। अबे, कैसा बाप है तेरा? तेरे लिए एक दिन छुट्टी नहीं कर सकता? छुट्टी कर लिया है और अब तेरी भी छुट्टी करूंगा। बोल, आगे से परेशान करेगा मेरे बेटे को? नहीं, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। सॉरी बोल बेटे को, आइंदा से इसे परेशान नहीं करेगा। नहीं करूंगा, बल्कि ये कहेगा तो इसका होमवर्क भी कर दूंगा। सॉरी गुल्लू, सॉरी। उसे सॉरी कहता देख गुल्लू प्राउड फील करता है और तब तो उसे और भी प्राउड होता है जब प्रिंसिपल से मिलता है। आइए आइए, आप तो कभी आते ही नहीं। हर बार बेचारा गुल्लू बहाने बनाकर चला जाता है। आज भी नहीं आता, वो तो भटकता हुआ अचानक आ गया। भटकता हुआ? छोड़िए, आप नहीं समझेंगे। खैर, यहाँ सारे पेरेंट्स हर साल 5-10 हजार डोनेशन देते हैं। आप तो इतने सालों से नहीं आए, इस बार आए हैं तो कुछ डोनेशन मिल जाता तो आपके बच्चों की फैसिलिटी के लिए ही उपयोग होगा। हर साल 5-10 हजार? मतलब अगर मैं हर साल आता तो अब तक 50,000 डोनेशन दे चुका होता। तो ठीक है, 50,000 की जगह 1 लाख डोनेशन दे देता हूँ। गुल्लू बेटा, तुम्हारे बैग से 1 लाख रुपए निकालो। मेरे बैग में कहाँ है पापा? हैं, लाओ। इन्हीं में से एक पेरेंट्स आकर गुल्लू की माँ को सब कुछ बताता है। सुनकर माँ भी कंफ्यूज हो जाती है। क्या? 1 लाख रुपए? हाँ, आपने बताया नहीं कभी भाभी। भाई साहब शहर में इतनी बड़ी नौकरी करते हैं। हाँ, वो आए तो उनसे मेरा नमस्कार कहना और कल हमारे यहाँ भोजन पर ले आना। कहाँ था अब तक? और ये
इतने सारे खिलौने पापा ने दिलवाए। पापा ने? वो कहाँ मिल गए तुझे? स्कूल में। कहने लगे आपने ही रात को उन्हें फोन करके कहा था, तभी वो छुट्टी लेकर स्कूल आ गए। और आपको तो पता है माँ, वो मुखिया का बेटा हमेशा मुझे परेशान करता था ना। पापा ने उसे अपनी एक उंगली पर उठाकर हवा में पंखे की तरह घुमा दिया, फिर मुझसे माफी मांगने पर ही छोड़ा। कहाँ है तेरे पापा? वो तो वापस नौकरी पर चले गए। कहा कल फिर स्कूल में आएंगे। गुल्लू को इतना खुश माँ ने कभी नहीं देखा था। उसे खुशी खुशी बताते देख वो कुछ नहीं कहती है, पर रात भर उसे नींद नहीं आती है। उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि आखिर कौन है जो गुल्लू का पिता बनकर आ गया। 1 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम दे दी, गुल्लू को इतने खिलौने भी लेकर दिए। क्यों? कहीं ये कोई धोखेबाज तो नहीं है जो मेरे गुल्लू को कोई नुकसान पहुंचाने आया हो? और दूसरे दिन जब गुल्लू स्कूल से छूटकर बाहर आता है तो स्कूल के गेट पर ही उसे पिता बना भूत मिलता है। गुल्लू उन्हें देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाता है। पापा! ये कौन है? इसे तो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। कहीं ये मेरे बेटे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। दोनों बाप बेटे बातें करते हुए स्कूल से घर की ओर चल देते हैं। गांव की बगिया के पास आकर गांव की पगडंडी शुरू होते ही भूत बना बाप कहता है, चलो गुल्लू बेटा, अब मेरे नौकरी पर जाने का टाइम हो गया है। पर माँ से तो एक बार मिल लो पापा, वो पूछ रही थी। लंबी छुट्टी मिलते ही मिल लूंगा। ओके, बाय। बाप रे, ये तो गायब हो गया। जरूर मेरे बेटे पर कोई भूत का साया है। तांत्रिक बाबा बचाओ! और घबराकर माँ एक तांत्रिक बाबा को बुला लेती है। तांत्रिक बाबा आकर गुल्लू को चेक करता है, मंत्र पढ़ता है, पर कोई भी भूत सामने नहीं आता है। पार्वती, तुम्हारे बेटे पर कोई भी भूत, प्रेत या काली शक्ति का साया नहीं है तांत्रिक बाबा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो तुम्हारा भ्रम होगा। अगर कोई भी साया इस पर होता तो अब तक तांत्रिक बाबा की पकड़ में आ गया होता। इस पर कोई साया नहीं है। जाओ बेटा, जाकर खेलो, कूदो, मस्ती करो। ओम ब्रह्म क्लीम, ओम ब्रह्म क्लीम। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद एक साए को गायब होते देखा है। तो क्या मैंने सपना देखा? नहीं पार्वती बहन, तुमने जो देखा सच देखा। भूत! घबराओ मत पार्वती बहन, तुम्हारे बेटे का दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैं उसका पिता बनकर स्कूल पहुंच गया। मगर सच कहा है, हमारी भूत की योनि में हम कितना भी भला कर लें, पर इंसान हम पर भरोसा नहीं करता। तुमने भी वही किया, तांत्रिक को बुला लिया। मैंने कौन सा अहित किया था तुम्हारे बेटे का? अगर तांत्रिक मुझे पकड़ ले जाता तो एक बार फिर गुल्लू अपने पापा को खो देता। सुनकर माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। माफ करना, आज आपकी वजह से एक बात मेरी समझ में आ गई है। इंसानों को कोई भी फैसला करने से पहले धैर्य रखना चाहिए। जल्दबाजी में किया हुआ फैसला अक्सर हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब भी किसी घटना की आशंका होती है, पहरेदारी और सुरक्षा बढ़ जाती है। मगर जब कोई घटना नहीं होती, रोज ज्यों की त्यों रूटीन में चीजें चलने लगती हैं, तब लोगों का ध्यान पहरेदारी, सावधानी से हट जाता है। और यही वो समय होता है जब घात लगाए बैठा दुश्मन हमला कर देता है। राजा चंद्रभान सिंह का महल काफी पुराना हो गया था। उसकी दीवारें काफी पुरानी लगने लगी थी। आसपास के राज्य के राजा आते तो उनके महल को देखते हुए उन्हें तो कुछ नहीं कहते, बस आपस में मुस्कुरा देते। ये देख
राजा चंद्रभान सिंह को अपनी बेइज्जती महसूस होती। एक दिन उन्होंने उस महल का रेनोवेशन करने की सोची और अपने मंत्रियों को बुलाकर सलाह मशवरा किया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है महाराज। मैं भी आपको कई दिनों से ये सलाह देने की सोच रहा था कि महल काफी पुराना हो गया है, इसकी मरम्मत करवानी चाहिए। हाँ महाराज, आखिर आप आसपास के सारे राजाओं से बड़े राजा हैं। आपने कई राज्य जीते हैं, आपके टक्कर का कोई राजा नहीं है, फिर आपका महल ऐसा? तो कल ही किसी ठेकेदार को बुलवाकर हमारे महल की मरम्मत शुरू करवाई जाए। और दूसरे ही दिन एक कॉन्ट्रैक्टर राजा के दरबार में हाजिर होता है। तो तुम हो वो ठेकेदार जो हमारे महल की मरम्मत करने का जिम्मा लेना चाहते हो? जी महाराज, आप बेफिक्र होकर मुझे ये काम सौंप दीजिए। आपका महल एकदम नया हो जाएगा। हम आपकी बात से बहुत खुश हुए। महल की मरम्मत का पूरा ठेका इन्हें दे दिया जाए। किंतु महाराज, हमारी एक प्रार्थना है। रोज रोज हमारे काम पर नजर डालना हमें पसंद नहीं। कुछ रोज रुक कर अगर काम देखने आए तो किया हुआ काम देखने का मजा ही कुछ और होता है। क्यों? क्योंकि महाराज, कभी कभी एक दिन में बहुत काम हो जाता है और कभी कभी पूरे दिन में काम शुरू भी नहीं हो पाता। ठीक है, हम आज से एक सप्ताह बाद आपके काम की तरक्की देखने आएंगे। और राजा के हुक्म के बाद कई कारीगर उस ठेकेदार ने महल की मरम्मत के लिए भेजने शुरू कर दिए। दिन भर कारीगर काम करते और शाम होते होते काम बंद करके वेतन विभाग से अपना वेतन लेते और वेतन विभाग से बाहर निकल जाते। किंतु जब कोई इंसान काम करवाता है तो उससे रहा नहीं जाता, लिहाजा राजा भी अपने सैनिकों से पूछता है। आज पहला ही दिन था, पर क्या तुम लोगों ने देखा काम की शुरुआत हुई भी या नहीं? महाराज, आज मरम्मत की जगह पर साफ सफाई की गई है। ओह, मतलब मरम्मत से पहले की साफ सफाई। हम खुश हुए। दूसरे दिन फिर कई कारीगर आते हैं, काम करते हैं और शाम होने पर अपना वेतन लेते और चले जाते। शाम होते ही महारानी राजा से पूछती है, महाराज, हमारे महल की मरम्मत का काम कहाँ तक पहुँचा? रानी साहिबा, अब रोज रोज तो देखकर उनके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। उन्हें आजादी से काम करने दीजिए। एक सप्ताह बाद हम देखने जाएंगे, तब बताएंगे। उसके बाद फिर तीसरे दिन मजदूर आए, पूरे दिन काम किया और शाम को अपना वेतन लेकर वेतन विभाग से बाहर निकल गए। ऐसा सिलसिला कई दिनों तक चला। एक सप्ताह बाद राजा अपने मंत्री और सेनापति के साथ महल की उस जगह पहुँचे जहाँ मरम्मत का काम चल रहा था। मंत्री जी, आपको नहीं लगता मरम्मत का काम काफी धीमा चल रहा है? देखकर तो यही लगता महाराज। पता करो इसकी क्या वजह है। अगर कारीगर कम पड़ रहे हो तो और कारीगर बुलवाए जाए, पर महल का काम जल्दी से जल्दी समाप्त होना चाहिए। काफी दिन गुजर गए। जी महाराज। और राजा के हुक्म के मुताबिक मंत्री ने ठेकेदार को बुलाकर और कारीगर लाने का हुक्म दिया। अगले ही दिन सेनापति ने देखा कुछ और कारीगर महल में आ गए और काम शुरू हो चुका है। वो देखते हैं कुछ कारीगर महल के गुंबद पर लटके हैं, कुछ महल के स्तंभ पर काम कर रहे हैं, कुछ महल के बागीचे में काम कर रहे हैं, कुछ महल की मुंडेर पर लगे। पूरे दिन काम होता है और हमेशा की तरह शाम होते होते कुछ कारीगर वेतन विभाग में पहुंचते हैं और अपना ही नहीं अपने साथियों का भी वेतन लेकर वेतन विभाग से बाहर निकल जाते हैं। इस दौरान मंत्री एक बात नोट करता है। ठेकेदार साहब, एक बात पूछनी है आपसे। पूछिए। जब से मरम्मत का काम शुरू हुआ है, मैं देख रहा हूँ हर रोज नए नए कारीगर महल में आते हैं। जी हाँ, मैं खुद ही रोज कारीगर बदल देता हूँ। क्यों? क्योंकि एक ही कारीगर रोज आएंगे तो वो महल की कमजोरियाँ
महल के बाहर लोगों को बताएंगे तो महल की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अरे वाह, आपकी बात से हम सहमत हुए। राजा जी को बताएंगे तो वो आपको भरपूर इनाम देंगे। इनाम कैसा? ये तो मेरा फर्ज है मंत्री जी। इस तरह कारीगर बदल बदल कर महल में आते, काम करते और चले जाते। ये सिलसिला काफी दिनों तक चला। एक रात राजा चंद्रभान सिंह गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक कुछ सैनिकों ने आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उनके चारों तरफ भाले और तलवार तान दी। ये देखते ही राजा चंद्रभान सिंह भौचक्के रह गए। कौन हो तुम लोग? ये क्या गुस्ताखी है? ये गुस्ताखी नहीं है महाराज, रणनीति है। रणनीति? हाँ, तुम्हें फंसाने की। अरे ये क्या हुआ? हमारे तलवार भाले हमारे हाथों से कैसे निकल गए? मैं बताता हूँ कैसे निकल गए। सेनापति जी आप? सेनापति ही नहीं, सेना भी है हुजूर। ये सब क्या है सेनापति जी? महाराज, ये ठेकेदार नहीं, हमारे दुश्मन देश का सेनापति है। क्या? हाँ महाराज, ये सामने सामने युद्ध में तो आपसे जीत नहीं सकते थे। जब इन्हें पता चला कि आप अपने महल की मरम्मत करवाना चाहते हैं तो ये ठेकेदार बनकर हमारे महल में पहुंचे, वो भी अपने सैनिकों को कारीगर बनाकर। क्या? मगर तुम्हें कैसे पता चला? महाराज, मैं रोज देखता था कि ठेकेदार साहब रोज नए नए कारीगर लेकर महल में आते थे और शाम को अपना वेतन लेने के बाद मजदूर वेतन विभाग से तो बाहर निकलते थे मगर महल से बाहर नहीं निकलते थे। बस मुझे शक हो गया और मैंने अपने सैनिकों को सावधान कर दिया। हमने देखा धीरे धीरे रोज नए मजदूर लाने के बहाने इन्होंने आज अपनी अच्छी खासी सेना इकट्ठी कर ली थी, पर हमने इन्हें शक नहीं होने दिया और जैसे ही आज इन्होंने आपको बंदी बनाना चाहा, हम अपनी सेना के साथ मुस्तैद हो गए। किंतु हमारे महल में तैनात सारे सैनिक, द्वारपाल, मंत्री, इनका इस तरफ ध्यान कैसे नहीं गया? क्योंकि हमारे महल में कभी कोई अनहोनी घटना नहीं हुई है, इसलिए सब के सब बेफिक्र हो गए हैं। सावधानी से उनका ध्यान हट गया है। हाँ महाराज, किंतु आज से हम सभी सैनिकों ने एक सबक सीख लिया। कोई घटना घटे या ना घटे, पर हमेशा सावधानी जरूरी है, क्योंकि जब भी सावधानी हटी तभी दुर्घटना घटी है। और हमने भी आज एक सबक सीख लिया। छोटा सा घर हो या महल, मरम्मत करवाने से पहले आने वाले कारीगरों की अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए।